Welcome back, my friends and dear students. Today we have to discuss about proving of laws of refraction and reflection on the basis of Huygens wave concept. So please put your hands and try to understand. Proof of laws of reflection by Huygens principle. यानी हम लोग देखो एक बात समझना, टू लॉज प्रूव करने वाले हैं. फर्स्ट है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का और दूसरा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का. बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बोर्ड्स में. श्योर मान के चलो इनमें से कोई एक जरूर आएगा. प्रूविंग के मेथड्स दो तीन अलग अलग हैं, अलग अलग राइटर्स ने अलग तरह से प्रोड्यूस किया है. मैं उसमें सिंपलेस्ट मेथड सिखा रहा हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए. हमें यहां सेकेंडरी वेवलेट्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है, उस बिहाफ पर प्रूफ करना है. तो चलिए इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं. ये सपोज करिए कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसका नाम हमने लिख दिया जेड जेड डैश. ये पॉलिश्ड सरफेस, मिरर लाइक कुछ भी जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा हो. इस पर एक हम प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराएंगे. उस प्लेन वेव फ्रंट को स्लैंट इंसिडेंट करा रहे हैं, लैटरल यानी. देखिए इसका इंसिडेंस कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से गिरेगा. दिस इज अ वेव फ्रंट. जैसे हम पहले यहां पर सपोज करो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. ये पॉइंट ए है और ये बी है. ए बी इज अ वेव फ्रंट विच फॉल लैटरली ऑन जेड जेड डैश. लैटरली समझते हो ना, थोड़ा तिरछा गिर रहा है. तो देखो ये इसके अंदर बहुत सी वेव्स हैं बीच में. ये फर्स्ट है इनिशियल और ये लास्ट है फाइनल. इसके बिटवीन और भी वेव होंगी बट वो हमने शो नहीं की, केवल रिप्रेजेंट हमने दो ही की हैं जिससे हमारा डायग्राम थोड़ा इजी बना रहे, समझने में आसानी हो, बस और कुछ नहीं. बीच में चाहे तो और लाइंस बना दो ऐसे, बस भाई ये यहां पहले गिर गई, फिर दूसरी गिरी आकर के, फिर तीसरी गिरी, फिर ऐसे बहुत सी गिरती चली गई. ठीक है, मैनी मोर हैं. इजी बनाने की वजह से हमने सिर्फ टू ली हैं. इस वेवफ्रंट का नाम ए बी है. अभी देखो ए बी यहां पर था, लेकिन जब ए फॉल ऑफ हुआ तब बी अभी ऊपर ही है. देखो यानी लास्ट वाली अभी रे ऊपर है. लेकिन जब तक बी यहां आएगी तब तक ये यहां से रिफ्लेक्ट हो चुकी होगी, क्योंकि पहले गिरी है ये सरफेस पे. इस जगह थोड़ा ऑब्जर्वेशन अच्छे से करिएगा. ये इंसिडेंट हुई थी तो ये पहले रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी बताओ? ये पहले रिफ्लेक्ट होगी, ये बाद में इंसिडेंट होगी, तो कुछ टाइम बिहाइंड ये मतलब रिफ्लेक्ट होगी बैक. फाइनल होनी दोनों को रिफ्लेक्ट होना. ऐसे गिरेंगे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. रिफ्लेक्शन के बाद अगर हमने ऑब्जर्वेशन किया जाके कहीं, सपोज करो ये बी डैश है और ये ए डैश है, यानी आने में ये सभी रेज यहां पर एक साथ हैं ए बी, और जाने में एक साथ हो गई ए डैश बी डैश से. ये वेवफ्रंट रिफ्लेक्टेड हो गया, ये इंसिडेंट वेवफ्रंट है. इस बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा. कैसे? जितना टाइम लिया बी से ए डैश आने में लास्ट रे ने, उतने ही टाइम में ए से पहुंच गई है बी डैश पहली वाली. यानी हम यहां एक बात कह सकते हैं, टाइम टेकन अ वेव बी टू ए डैश, बी से ए डैश इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय वेव फ्रॉम ए टू बी डैश. क्लियर बात समझ लो. जो टाइम बी को ए डैश तक पहुंचने में लगा है उतना ही टाइम ए को बी डैश तक जाने में लगा है. ये पूरा सिस्टम वन मीडियम में हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो इस मीडियम में स्पीड ऑफ वेव या स्पीड ऑफ लाइट, अगर लाइट की बात करूं तो, वेव की बात करूं तो वेव सेम होगा. पूरा एक मीडियम है तो एक ही स्पीड होगी. जब मीडियम चेंज होता है तभी तो वेलोसिटी चेंज होती है लाइट की या वेव्स की. वेव्स की स्पीड मीडियम चेंज होने पे चेंज होती है, तो स्पीड यही रहेगी v. अच्छा एक बात बताना, अगर यहां से डॉटेड डॉटेड हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें तो ये नॉर्मल होगा इस सरफेस पर, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन एंगल को क्या बोलते हो आप?
आई बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पर भी आप एक काम करिए, नॉर्मल ट्रेस कर दीजिए कहीं पर, ये मान लो नॉर्मल है। थोड़ा सा एक काम करो, ये एकदम पैरेलल हुए जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा बी डैश को स्लैंट कर रहे हैं यहां पर, जिससे ओवर राइट ना हो जाए। ऐसे ये नॉर्मल यहां गिरा दिया ऐसा, तो ये हमारा क्या बोला जाएगा, आर बोला जाएगा कि नहीं बताओ? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये हमारा रिफ्लेक्टेड हुआ है, रिफ्लेक्टेड है। अच्छा, मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूं कि ये अगर आई है तो ये भी आई होगा बाय ज्योमेट्री। ये आई क्यों होगा, अब आप समझ लो तो बड़ी अच्छी बात है, बट मैं समझा भी दे रहा हूं, आपके मन में शायद बना रहे हमेशा कि सर ने कहा तो समझ लो अपने आप। बाय ज्योमेट्री में एक लॉजिक सिखाता हूं, सुनिए। आप लोगों ने कभी देखा होगा जब इंजीनियरिंग करते हैं बच्चे लोग, तो उन्हें एक इस तरह का रूलर दिया जाता है जो यहां 90 डिग्री बनाता है, ऐसे एक होता है स्केल टाइप का उनके पास, देखा कभी आपने? मिस्त्री लोगों के पास भी होता है, ये जो मार्बल लगाते हैं उसको गुनिया कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सुनिए, ये मतलब राइट एंगल है। अब मैं एक बात कह रहा हूं, ये फ्रेम है कोई, अगर इस वाली आर्म को हम थोड़ा डिस्टर्ब करें, इधर को या इधर को, तो जितना ये आर्म डिस्टर्ब होगी ऊपर वाली, देखो ये आर्म डिस्टर्ब होके सपोज करो इस जगह पहुंच गई, तो ये आर्म रहेगी तो 90 डिग्री पर ही कि नहीं रहेगी उसके साथ, तो ये यहां नहीं पहुंच जाएगी, बताओ? तो जो ये एंगल डिस्टरबेंस का वही एंगल ये होगा या नहीं होगा, बताओ? क्योंकि ये पहले आपस में ये 90 बना रहे थे, अब ये चीज किसका के ऐसी कर दी, तो जो एंगल इसने ट्रेवल किया वही एंगल इसने ट्रेवल किया। ये चीज यहां पर देखो आप, ये आपस में 90, क्योंकि यहां पर पेंडिकुलर बनता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये आपस में 90 है। देखो ध्यान देना, ये जो रे आई और ए बी, ये आपस में कैसी है, परपेंडिकुलर, और नॉर्मल और ये प्लेन परपेंडिकुलर है। तो जो इन दोनों के बिटवीन एंगल है, देखो इसके यहां पर और ये, तो जो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो इनके बिटवीन का जो स्पेस होगा इक्वल होगा एंगल वाइज, इस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। यही कॉन्सेप्ट यहां आर के साथ लूंगा मैं, तो मैं कह दूंगा ये वाला एंगल भी आर होगा, जैसा लॉजिक यहां लगाया है। बात बाकी आपको वहां एग्जाम में जब लिखोगे तो बोलना तो है नहीं, लिखना है केवल सीधा, तो आप लिखेंगे हियर, इनके नाम कुछ भी लिख दो, जैसे पहले पी क्यू रे चली थी, क्या चली थी, ये पी क्यू आया और ए बी बन गया यहां पहुंचते पहुंचते, तो पी ए और क्यू बी। तो नॉर्मल जो पी ए बना रही है एंगल, वो हमारी ए बी बना रही है जेड जेड डैश के साथ, तो हम कहेंगे एंगल पी ए एन, ये नॉर्मल बोल दो, इज इक्वल टू एंगल बी ए डैश इज इक्वल टू आई बाई ज्योमेट्री। बस इतना चीज यहां पर आपको लिखना है। अब मैं प्रूविंग की तरफ प्रोसीड कर रहा हूं। मैंने कहा था जो टाइम बी को ए डैश तक आने में लगेगा, ए डैश जेड डैश थोड़ा दूर दूर हैं, एक साथ चिपक कर दिख रहे हैं, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूं, इस प्लेन को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं जिससे दूर तक दिखे। ये जेड डैश है, जेड जेड डैश। मैं एक बात कह रहा था कि स्पीड, लेट स्पीड ऑफ वेव v, उस मीडियम में स्पीड क्या है, v है। टाइम मैंने कहा था b से a डैश का और a से b डैश का इक्वल है टाइम, तो टाइम इक्वल है वेलोसिटी, ये हो गई। तो अगर हम वैल्यू निकालें a b डैश की वैल्यू, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड होता है। स्पीड यहां पर v और टाइम t लगा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, a से b डैश की बात कर रहा हूं। अब मैं b से a डैश निकालूं, टाइम उतना ही लगा है, स्पीड भी वही है। सिमिलरली
तो हम कहेंगे बी ए डैश भी तो वी टी ही है, क्योंकि टाइम सेम ले रहा है, मीडियम एक ही है, वेव का सोर्स एक ही है, तो स्पीड भी सेम है, स्पीड सेम टाइम सेम, तो डिस्टेंस अपने आप सेम हो गई। अब ये दो ट्राइंगल चूज करूंगा, मेन असली काम अब शुरू होगा। ये सब तो कहानी ऐसे लिख देना, कुछ भूल जाना कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन मैटर यहां पर है, देखो ट्राइंगल ए बी ए डैश दिख रहा सबको, ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश दिख रहा सबको, ए बी डैश ए डैश, वो बी डैश बहुत दूर लिख गया था, वो पहले लिखा था ना मैंने, वो ये यहां पर है बी डैश, ये जहां 90 बना है। मैं इन दोनों ट्राइंगल को ले रहा हूं, जरा ऑब्जर्वेशन ध्यान देना। इन ट्राइंगल ए बी ए डैश एंड ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश। अब आप पहले इन ट्राइंगल्स को एक बार अच्छे से देख लो, कौन कौन से हमने ट्राइंगल लिखे हैं, जरा ध्यान देना प्लीज। ए बी ए डैश दिखा, ए बी डैश ए डैश दिखा। इन दोनों में बी पॉइंट जो है ये 90 डिग्री पर है, 90 ईच। देखो बी बी इक्वल है और 90 है। देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B डैश इज इक्वल टू 90 ईच। बोलो भैया लोगों, कोई डाउट है? छोटा कर लूं। अब मैं दूसरी बात करता हूं, ए डैश देखो इस ट्रायंगल में भी है, देखो ए बी ए डैश में है ए डैश की नहीं, और ए बी डैश ए डैश में भी तो ए डैश है, कॉमन है। ए डैश इज इक्वल टू ए डैश, और इसको क्या लिख दोगे आप? मेन ये चीज लिख रहा हूं जो आप लिख रहा हूं, और ऊपर वाला कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसको अच्छे से तैयार करिए, 3-4 स्टेप हैं, यही मेन चेक होंगे आपके। ए डैश इज इक्वल टू ए डैश, और इट इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल। एंगल बी इज इक्वल टू बी डैश 90 ईच, और ये हमने इक्वल प्रूफ किए हैं अभी। ए बी डैश और बी ए डैश इक्वल प्रूफ किए कि नहीं किए? अभी ऊपर देखो, यहां ये इक्वल है, देखो दोनों वीटी हैं, तो आप कह सकते हो सो ए बी डैश इज इक्वल टू बी ए डैश, ये प्रूव हुआ है अभी ऊपर देखो। तो हम यहां कहेंगे ए बी डैश इज इक्वल टू बी ए डैश प्रूव एबव, ऊपर प्रूव किया है। बोलो भाई जी। अब जरा एक बात देखना गौर से, कौन सी थ्योरम यूज होगी? कैंग्रुएंट तो है, सही कहा तुमने। कौन सी? एस नहीं, साइड एंगल। साइड तब होता जब बीच वाला एंगल हो उन दोनों साइड्स के। देखो अगर आप साइड एंगल साइड कह रहे हो ना, तो ये साइड उसके बिटवीन का एंगल, आप समझते हो? एंगल तो किनारे पड़ा 90 वाला, आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेनियस और वन साइड, ये थ्योरम है कैंग्रुएंसी की। ध्यान रखिए, आरएचएस मतलब होता है राइट एंगल होना चाहिए एक दो ट्रायंगल्स में, और हाइपोटेनियस मैच होने चाहिए, फिर एक कोई साइड मैच हो जाए, तो उन ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे? कैंग्रुएंट। तो हम कहेंगे बाय यूजिंग आरएचएस, यहां पर क्या यूज हो रहा है? बाय यूजिंग आरएचएस। आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड नहीं, बिल्कुल राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड। कैसे? देखो जरा दोनों ट्रायंगल्स को देखो, दोनों में एक राइट एंगल है कि नहीं? और बी के अपोजिट ये ए डैश, और बी डैश के अपोजिट भी ए डैश, यानी 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस दोनों का ए डैश है, इक्वल है। और फिर एक साइड प्रूफ कर दी दोनों की इक्वल, तो इसको हम बोलते हैं आरएचएस। आरएचएस के अकॉर्डिंग अगर हम कहें बाय यूजिंग आरएचएस, ट्रायंगल ए बी ए डैश कैंग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश। क्या एग्री है इस बात से? कैंग्रुएंट टू, कैंग्रुएंसी यूज कर रहे हैं, नीचे लिख दे रहे हैं, इसके नीचे लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा, लेंथ हो गई ज्यादा। ट्रायंगल ए बी ए डैश कैंग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश के।
और अगर दो ट्रायंगल कैंग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। यहां करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से जरा देखना, इन दोनों ट्रायंगल में ये बेस एंगल इसका आई है और यहां इसका बेस एंगल आर है, इसलिए ये दोनों आपस में आई इज इक्वल टू आर हो गया। और इसको लास्ट में लिखते क्या हो, सीपी सीटी। क्या बोलते हैं पूरा नाम इसका, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कैंग्रुएंट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कैंग्रुएंट ट्रायंगल। और यही तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। दिस इज द लॉ ऑफ, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो प्रूव हो गया। रिफ्लेक्शन यही तो कहता है आई इज इक्वल टू आर होना चाहिए। नोट करें इसको। देखिए जब भी आप प्रूविंग किया करिए थोड़ी सी थ्योरी अपने आप से मैनेज करो। जैसे कि यहीं पर हम थोड़ा सा अगर थोड़ा थ्योरी पहले लिख दें तो थोड़ा सा हमारा ये इफेक्टिव ज्यादा हो जाए। कैसे देखना जरा, एक मिनट मैं कुछ लेट वगैरह लिखता हूं, जरा सुनिए। जैसे सबसे पहले कहेंगे लेट ए बी इज अ प्लेन वेव फ्रंट which is laterally incident on reflecting surface z dash। तो लिखिए let AB is a plane wave front। ये थोड़ा लैंग्वेज लिख लोगे तो अच्छा लगेगा प्रूविंग करने में। प्लेन वेव फ्रंट which is laterally incident on a reflecting surface, z dash। अब हम कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ए रिफ्लेक्ट when the wave reflect from A, then last wave at point B। when first wave of wavefront reflected from A, then last wave reach at point B। उस समय ये कहां पहुंच चुकी है, B पर है। और जब A वाली रिफ्लेक्ट होकर B डैश पे जाएगी तब B वाली पहुंचेगी A डैश तक। एंड रिफ्लेक्टेड रे रीचेज B डैश at the same time B reaches to A dash। अब आप वहां से थ्योरी पूरी उठाएंगे, उस जगह से टाइम टेकन वगैरह डिस्कस करते हुए नोट कर डालेंगे। देखिए रिफ्लेक्शन करने के बाद हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि स्नेल्स लॉ प्रूव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल। तो चलिए बात करते हैं। जैसे पीछे वाले में मैंने आपको सिखाया था जेड डैश एक हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। अब हमारा जेड डैश क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इनट्रांसपेरेंट है। अपर मीडियम 1 कह दो और लोअर मीडियम हमारा मीडियम 2 होगा। अच्छा देखो मीडियम चेंज होता है तो आप जानते हो स्पीड चेंज हो जाती वेव की। तो ऊपर वाले में जब वेव चल रही तो हमने स्पीड लेट कर ली v1, क्या ली, और जब इस मीडियम में आएगी वेव हमारी तो स्पीड बदलकर v2 हो गई। अच्छा एक बात बताओ, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो होता क्या है? वी नो दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू या तो c बाई वी कहो या v1 बाई v2 को, कोई दिक्कत है? यही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये तो जानते हो क्या?
तो अगर हम कहीं v1 बाई v2 ले आएंगे तो उसको n लिख लिया करेंगे। अब मैं बात करता हूं प्रूविंग की तरफ वापस आता हूं। वो लेट वाली बात आप लिख ही लोगे, जैसे देखो मैं बोलता जा रहा हूं, वो लिखना अपने आप मैनेज करना कैसे। लेट जेड जेड डैश इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, पहली बात। ए बी इज अ वेव फ्रंट या प्लेन वेव फ्रंट विच लैटरली इंसिडेंट ऑन द जेड जेड डैश। बोलो, वही बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आ रहा हूं मैं। ये ए और ये बी, ये हमारी फर्स्ट वेव है इस वेव फ्रंट का, ये लास्ट है। ऐसा ही तो पीछे भी किया तुम लोगों ने। जब यहां ये गिरेगी पहले, उस समय ये लास्ट वाली बी पर है। अब एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो यहां पर, नॉर्मल। ये हमारा एंगल आई होता है। ये वेव अब ट्रांसमिट होगी दूसरी तरफ, रिफ्रैक्ट होगी। अगर इसको रेयरर ले लें थोड़ी देर और ये डेंसर ले लें, तो रेयरर टू डेंसर जाने पे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी। आप उल्टा भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, फिलहाल हम ऐसा ले रहे हैं। तो ये देखो थोड़ा अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी, और ये वाला एंगल आर होगा कि नहीं होगा बताओ। अच्छा, जब ये यहां पर है उस समय ये यहां है, ध्यान देना। जब तक बी वाली ए डैश पर आ पाएगी देखो, तब तक हमारी ए वाली, अगर इसको हम बना दें यहां भी नॉर्मल, इट इज ऑल्सो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ऐसे देखो ये भी आ रहा है, यहां से सामने परपेंडिकुलर डाल दो, बी डैश कह दो, तो ए वाली बी डैश पे जितनी टाइम में आ पाएगी, टाइम उतना ही लगेगा बी वाली को ए डैश तक आने में। यही बात तो पीछे हमने स्टार्ट की थी, यहां भी लिख सकते हैं देखो, टाइम टेकन बाय वेव फ्रॉम ए टू बी डैश is equal to time taken by wave from B to A dash। बताओ, टाइम दोनों का सेम है। ये चीज B to A dash का जो टाइम है वही A to B dash का टाइम है। ये यहां 90 है और ये यहां 90 है। ये आई है तो अभी पीछे अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री सिखाया मैंने, ये आई होगा। ये अगर आर है तो ये भी आर होगा। इस लॉजिक से पूरा सब समझ पाए बात। ऐसे अगर बीच की और वेव बनाना चाहो तो आप बनाते जाओ, और सब ऐसे ऐसे बेंड होती जाएंगी। हमें तो इनिशियल फाइनल दिखाने से पता है, मतलब है बस। आप जरा सुनिए, टाइम टेकन है तो डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं। ऊपर वाले बी से ए डैश की जब वैल्यू निकालोगे डिस्टेंस, तो टाइम इंटू स्पीड लोगे, तो टी तो टी है, स्पीड है v1 ऊपर के हिस्से में देखो। तो हम कह सकते हैं टाइम टेकन ए टू बी इज इक्वल टू टाइम टेकन बी टू ए, और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ऊपर वाली को क्या बोला मैंने, बी ए डैश। क्या बोला, तो बी ए डैश और स्पीड वहां v1 है। नीचे वाले सेक्शन पे इधर वाले में देखो ए बी डैश, डिस्टेंस हमारी कितनी है ए बी डैश, और स्पीड कितनी है यहां पर v2। यहां से हम v1 v2 का रेशियो बना सकते हैं। तो जो बी ए डैश की वैल्यू है और ए बी डैश का रेशियो है वो v1 बाई v2 आया कि नहीं आया बताओ भैया लोगों। जरूरत पड़ेगी इसको n लिख लूंगा बाद में, अभी फिलहाल ऐसे लिख के छोड़ दिया। यहां तक एग्री हैं आप। अब हम इस ट्रायंगल को पहले ले रहे हैं, अपर वाले को, ए बी ए डैश, और साइन आई की वैल्यू निकालेंगे इन ट्रायंगल ए बी ए डैश। ए बी ए डैश साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर मतलब आई के सामने, तो वो क्या है बी ए डैश, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वो क्या है ए डैश, तो बी ए डैश अपॉन ए ए डैश। अच्छा, ये तो तुम बड़े होशियार हो यार। इन ट्रायंगल नीचे वाले में आ जाओ, ए डैश बी डैश में, ए डैश बी डैश, साइन आर लगा दो। यहां भी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो ए बी डैश और ये ए डैश, ए बी डैश अपॉन ए डैश।
इन दोनों का रेशियो कर दो, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू बी ए डैश अपान ए डैश ए बी डैश अपान ए डैश कैंसिल कर दो, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू, देखो बी ए डैश बाई ए बी डैश। देखो इक्वेशन हमारी जो अभी पीछे निकली थी, बी ए डैश और ए बी डैश को क्या बोला था उसने, V1 बाई V2। तो साइन आई अपान साइन आर V1 बाई V2 है, और V1 बाई V2 क्या था, n था। तो साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू n हो गया कि नहीं बताओ, क्योंकि V1 V2 n के इक्वल प्रूफ कर चुका हूं मैं। ये कौन सा रूल है, स्नेल्स लॉ। दिस इज स्नेल्स लॉ। प्रूविंग हो गई, देखो नोट कर लीजिए। देखिए एक एडिशनल पॉइंट इसी में समझ ले, हेडिंग है इफेक्ट ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑन गोइंग वन मीडियम टू अनदर। अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा लाइट पर, उसकी वेवलेंथ पर। तो पहली बात तो आप याद रख लेना, एक क्वालिटी, ये अलग से ऑब्जेक्टिव भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक में 1 मार्क्स में आता है, विच क्वालिटी ऑफ द वेव डज नॉट चेंजेस ऑन चेंजिंग द मीडियम। तो आप लिख देना फ्रीक्वेंसी, क्या लिखना, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज ऑन चेंजिंग मीडियम। पहले तो ये याद रखने वाली बात है, नेवर चेंज ऑन चेंजिंग मीडियम। ये तो आप पहले तो ये तो एकदम याद ही कर लो, इसका यूज भी पड़ेगा। तो अगर कभी आ जाए एग्जाम में कि कौन सी ऐसी क्वालिटी है मीडियम बदलने से चेंज नहीं होती है, तो आप क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है, और वेवलेंथ चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, और जो कुछ है सब चेंज हो सकता है। जैसे अब मैं पहले बात करता हूं, सपोज करो हमारे पास 2 मीडियम्स हैं, एक वैक्यूम है, एयर है, एयर से वेव होकर के वाटर में जा रही है। मैं चेक करना चाहता हूं वेवलेंथ पे क्या असर पड़ रहा है, एयर टू वाटर, एग्जांपल ले लिया मैंने, फ्रॉम एयर टू वाटर। देखो ये वाटर है, ऊपर एयर है, ये नॉर्मल है, ये लाइट रे है, ये ऐसे जा रही। अब यहां का वेवलेंथ तो लैम्डा कह दिया, और वाटर में जाने पे वेवलेंथ को मैंने क्या नाम दे दिया, लैम्डा, डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वाटर। तो पहले हम कहेंगे फॉर एयर, एक फॉर्मूला तुमने कभी ना कभी वेव का पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, v मतलब स्पीड, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। तो ये वैक्यूम के लिए, अगर एयर के लिए बात करोगे तो स्पीड v ना होकर के हम लोग क्या यूज करते हैं, c। तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होगा या नहीं होगा, बताओ, रिलेशन सुना होगा आप लोगों ने। अच्छा यही बात हम वाटर के लिए अगर लगाना चाहें, फॉर वाटर, तो जब वाटर में जाएगा तो स्पीड बदल जाएगी ना, c की जगह v हो गई। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है, बता दिया मैंने पहले आपको, न्यू न्यू ही रहेगा, मीडियम चेंज हो चाहे ना हो। और लैम्डा की जगह क्या हो गया, लैम्डा डब्ल्यू। इन दोनों को आप रेशियो कर दो, यानी डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो c बाई v इज इक्वल टू, न्यू से न्यू कैंसिल, लैम्डा बाई लैम्डा डब्ल्यू। अच्छा c और v का रेशियो क्या होता है, n होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। तो जो लैम्डा डब्ल्यू है, यानी नया वेवलेंथ सेकेंड मीडियम का, अगर कभी पता करना हो तो फर्स्ट मीडियम के वेवलेंथ में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। ये चेंज आया, ऐसा चेंज होता है। n क्या यहां पर है, वेयर n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए ये टॉपिक नोट कर लें, यहीं पर मैं भी रोक रहा हूं।